Assalamualaikum my YouTube family and all the viewers who are watching this video right now. Welcome to my channel Chemistry by ANA। आज हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास 10 की केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे टॉपिक का नाम चैप्टर का नेम है और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। इस हमारे टॉपिक में आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम कवर करेंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रिएक्शन रेट क्या है, एक्टिव मास क्या है, इनकी डेरिवेशन करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम एक्सप्रेशन उसकी भी डेरिवेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? दोस्त हमारे पास केमिस्ट थे 1864 में, गुडबर्ग और वेग, उन्होंने फॉर्मुलेट किया था लॉ ऑफ मास एक्शन को। उनके अकॉर्डिंगली क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको हम रिएक्शन रेट भी कहते हैं। जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के। अब ये रिलेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक इन्वर्स रिलेशन होता है। ये रिलेशंस क्या है, लेट्स सी। ये ए है जिसमें बताया गया है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ए अगर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो बी है कोई भी सब्सटेंस है ये भी इंक्रीज़ होगी। और सेकेंड रिलेशन आता है इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। ये साइन है हमारे पास रिलेशन शो करने का, इन्वर्स रिलेशन जिसमें 1/b है, और डायरेक्टली रिलेशन जिसमें हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। अब इन्वर्स रिलेशन में क्या होगा कि ए जब इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो बी है वो डिक्रीज़ होगा। उन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है कि जो रेट है रिएक्शन का रेट, यानी ए आप कंसीडर कर लो कि क्या है, रिएक्शन का रेट है, वो डायरेक्टली जो है वो लिंक होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, बी के साथ। और बी हमारे पास क्या है, एक्टिव मास, यानी कि अगर एक्टिव मास इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सेकंड उन्होंने यही कहा था कि जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी रिएक्टेंट में हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं हमारे पास जो रिएक्ट हो रही हैं, उन सब का जो है सम वो इंक्लूड होता है हमारे प्रोडक्ट में। अच्छा, रिएक्शन रेट हमारे पास क्या होता है, वो स्पीड जिसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, यानी उतना टाइम जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अपनी प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स रिएक्शन रेट, ठीक है। और दूसरा इसको हम इस टर्म्स में भी कह सकते हैं कि जब रिएक्शन एक प्रोसीड होता है तो हमारी रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है और प्रोडक्ट जो है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इन द सेकेंड वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि वो टाइम जिसमें हमारी रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है, हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूनिट ऑफ टाइम, हमारी रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है वो कंज्यूम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो टाइम हमारे पास रिएक्शन रेट होता है। यानी कि वही टाइम जिसमें हमारा एक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ रिएक्शन रेट। अब वो जो टाइम जिसमें हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, यानी पूरा एक टाइम रिएक्शन होने का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास के। यानी अगर हम टाइम इंक्रीज़ कर देंगे रिएक्शन मज़ीद होता रहेगा, टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे और रिएक्शन की तमाम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, रिएक्शन कैरिड आउट है, स्टॉप नहीं है, रिएक्शन रेट इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास जो एक्टिव मास है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी जो मास है हमारे पास जो रिएक्ट कर रहा है वो मज़ीद इंक्रीज़ होगा और रिएक्ट करता जाएगा। ओके, एक्टिव मास होता क्या है? एक्टिव मास है हमारे पास वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वो अमाउंट ऑफ मास जो हमारी रिएक्शन में टेक पार्ट करे, उसको हम अफेक्टिव कंसनट्रेशन भी कहते हैं, यानी वो कंसनट्रेशन जो अफेक्टिव है। हमारे पास एक सोल्यूशन है, लेट्स सपोज एक सोल्यूशन में हमारे पास तमाम जितना भी मास है उसको हम एक्टिव मास नहीं कहते, क्योंकि तमाम जो मास है वो हमारे पास रिएक्शन के प्रोसीड होने में रोल प्ले नहीं करता, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। सिर्फ उतना ही मास जो हमारे लिए इफेक्टिव है, हमारे उतनी ही कंसनट्रेशन जो इफेक्टिव है टेक पार्ट करी रिएक्शन में, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। या इसको सेकंड टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस की, सोल्यूशन में एक सब्सटेंस की एक्टिविटी, सारी सोल्यूट सब्सटेंसेस जो हैं, ये सारी जो रिएक्टेंट है वो एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, कुछ जो है कुछ की ज़्यादा एफिनिटी होगी, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देंगे और कुछ कम स्लोली करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही मास जो अभी हमारे पास एट दैट टाइम जो हमारे पास मास रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, इफेक्टिव है, उसी की हम एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं एज एन एक्टिव मास, ठीक है। और इसको हम अगर यूनिट्स पे कंसीडर करें तो हम इसको लेते हैं कि एक हमारे पास यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, यानी एक वॉल्यूम है, इतने लीटर में हमारे पास सोल्यूशन में कितने मोल्स आएंगे वो हमारा एक्टिव मास है।
इसका यूनिट भी यही है, मोल्स पर लीटर या अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट ग्राम्स, ये देखिए मोल्स पर लीटर है, या फिर है अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम में कितनी अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर रही है, यानी उसकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी शो कर रही है। ओके, सेकंड हमारे पास आता है कि गुडबर्ग और वेग ने ये भी एक्सप्रेस किया था कि जो एक्टिव मास है सॉलिड सब्सटेंस का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट क्यों होगा और किन रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। कांस्टेंट तब होगा जब इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको पता है तब होते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और क्लोज्ड सिस्टम्स में होते हैं, ना ही कोई चीज़ एंटर होती है ना ही कोई चीज़ लीव करती है उस सिस्टम से, वो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है ना कंडीशन फॉल करती है। तो उन रिएक्शन में जिनमें इक्विलिब्रियम होगा उनमें हम कंसीडर करेंगे एक्टिव मास को कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो मैटर और एनर्जी है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही वो बन सकती है ना ही वो बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। क्या होता है कि एनर्जी जो स्टार्ट में आपने प्रोवाइड की किसी भी रिएक्शन को या कितना ही मास आपने प्रोवाइड किया है वो ही आपका विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉयड वो क्या करेगा, रीबॉन्ड करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा और नया एक सब्सटेंस बना देगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होगा या चेंज होगा डायरेक्टली बस। और कोई भी सब्सटेंस, कोई एटम, कोई भी मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर रहा सिस्टम में। सिस्टम हमारे पास क्लोज्ड है, इसलिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट आएगी। तो जो एक्टिव मास है यानी जो मास हमारे पास रिएक्ट कर रहा है उस वक्त सॉल्यूशन में जितना भी प्रेजेंट है एक्टिव मास, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जो हमने प्रोवाइड किया है सिर्फ उतना ही रहेगा, एक्टिव मास भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम उसको यूनिटी या कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं सिर्फ उन रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिनमें अचीव होता है। बाकी आगे आप रिएक्शंस ऐसे भी देखेंगे जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी इस तरह की होंगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको एक्टिव मास निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ इक्विलिब्रियम के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें एक्टिव मास आपने यूनिटी कंसीडर करना है। बाकी जिनमें रिएक्शन कंडीशंस आपकी हैं, आप ओपन सिस्टम में रिएक्शन कर रहे हैं, आप मज़ीद रिएक्टेंट्स ऐड करते जा रहे हैं, तो जब रिएक्टेंट ऐड हो रहा है तो उनका एक्टिव मास भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ओके। इसका एक फॉर्मूला भी होता है एक्टिव मास का कैलकुलेट करने का, डैट इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। ये क्या है, गिवन मास क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास एक बीकर है, एक कंटेनर है जिसमें आप रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। ये आपके पास एक बीकर है, उसमें आपके पास इतना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इतने लीटर्स आपका वॉल्यूम प्रेजेंट है। आप उसमें मिक्स कर रहे हैं एक सॉल्यूट को, सॉल्वेंट में आप एक सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं जो कि NaCl है। ठीक है, अब ये टोटल जो है इसका जो भी आपने सब्सटेंस ली है उसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो उसका कितना मास है 2 ग्राम, ये उसका होगा टोटल मास। और अगर हम उसमें एक सिंगल पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो वो होगा उनके एटॉमिक मास, जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो उनके एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट का सम होता है। सो सोडियम का हम एटॉमिक वेट अलग से लेंगे और क्लोरीन का अलग से एटॉमिक वेट है। सोडियम का 22.98 है और क्लोरीन का हमारे पास 35.453 है। इन दोनों का जो कलेक्टिवली सम है वो है हमारे पास 58.44 और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि NaCl एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 आइंस हैं Na और Cl, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या आयनिक मास भी कह सकते हैं बिकॉज इट्स एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का जो मास है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आयनिक वो है हमारे पास 58.44 और जो हमारे पास टोटल इस जितना भी हमने सोल्यूट का लिया था अमाउंट में वो हमारे पास 2 ग्राम था और जितना हमारे पास ये वॉल्यूम था जिसमें हमने मिक्स कर रहे थे सोल्यूट वो लीटर। उस लीटर में कितनी अमाउंट डिज़ोल्व होगी, कितनी अमाउंट रिएक्ट करेगी, एक्टिव मास निकालने का फॉर्मूला जो है उसमें ये हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एक्टिव मास आ जाएगा। ओके, एक्टिव मास को हम जो है ना मोलैरिटी भी कहते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में कितने मोल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, डिज़ोल्व हो रहे हैं या रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाती है। और एक्टिव मास को हम हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर कोई रिएक्टेंट है उसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो डिनोट करती हैं इस चीज़ को कि वो जो मास है वो एक्टिव मास है, यानी वो रिएक्शन जो है में टेक पार्ट कर रहा है और रोल प्ले कर रहा है।
ओके, नाउ लेट्स सी इसकी डेरिवेशन। अगर हम बात करें, कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हम लें, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्लोज्ड सिस्टम में होगा। उसका अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, और हमारे पास प्रोडक्ट है सी एंड डी। जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। और के एफ क्या होता है, के एफ हमारे पास एक कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, एफ डिनोट कर रहा है इस चीज़ को कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का, ठीक है, आर डिनोट्स रिवर्स रिएक्शन। और अगर हम इसमें कोई सब्सटीट्यूट करें, एग्जांपल ये हमने सिर्फ ए और बी करके लिया है, अगर हम इसमें कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये एक हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्या है, एक नाइट्रोजन गैस है, जी जो है डिनोट कर रहा है कि ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों के रिएक्शन जो है उसमें क्या बना हमारे पास, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो भी गैसियस फॉर्म में है। ओके, ये जो रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल है हमारे पास, और रिवर्सिबल का मतलब है फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा, तो उनके कोई रेट कॉन्स्टेंट्स भी होंगे। तो ये फॉरवर्ड का है कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का, ठीक है, और ये रिवर्स रिएक्शन के लिए भी है। अब इस रिएक्शन के आगे हम देखते हैं डेरिवेशन कि एक रिएक्शन जो है उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या डेरिवेशन है। ओके, अब हमने सपोज करना है कि ये जो थे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है हमारे पास एक्टिव मैसेस। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो हमारा रेट है वो प्रोडक्ट जो है रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेशन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम जो ए और बी की कंसंट्रेशन है या ए और बी जो है इनको ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, ठीक है ना। तो उसके साथ ही हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का इफेक्ट होगा, ये था। और अगर हम सिमिलरली इस तरह रेट ऑफ रिवर्स देखें, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उसमें भी वो रिवर्स रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट्स जो है ना उनकी, जो सी और डी है हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनके साथ के इक्वल होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास के एफ और जो के आ रहा है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का है, जो आ रहा है वो रिवर्स रिएक्शन का है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो ए और बी थे, जो रिएक्टेंट थे, वो किसके इक्वल होंगे, प्रोडक्ट के इक्वल, सी और डी के। इस रिएक्शन में हमने क्या किया, ये देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन होता है उसको जब हम रिमूव करवाते हैं ना, इक्वल का साइन उसकी जगह अगर हम ऐड करवाएं तो फिर हमने एक कांस्टेंट डालना होता है, ठीक है। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स आ गया, और फिर हमारे पास यही कॉन्स्टेंट्स, ये जो हमारे पास एक्टिव मैसेज थे रिएक्टिंग स्पीशीज़ के, ये आ गए। और इसी तरह हमने रिवर्स में भी किया कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करवा के इक्वल का साइन डलवाया, और इक्वल के साइन के साथ हमारे पास उसका कांस्टेंट आया। अगला जो हमारे पास था इसमें यही हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली जो बनी है हमारी इक्वेशन, वो ये फॉरवर्ड की और ये रिवर्स की क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों इक्वल हैं। अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पे जाएं, किसी भी चीज़ को अगर हम मूव करवाएं तो क्या होती है, वो अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड होती है, अगर इधर ऐड हो रही होती है तो उधर जाके सब्सट्रैक्ट होती है दूसरी साइड पे जाके। तो के एफ ओवर के एफ इधर था, के आर को जब हमने मूव करवाया दूसरी साइड पे तो हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है। इधर सी और डी थे इक्वल्स की साइड पे, और ए और बी को जब हमने मूव करवाया इस साइड पे तो ए और बी जो थे वो उधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इधर आके नीचे क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ये हम क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि हमने जो कांस्टेंट है उसको हमने एक साइड पे रख दिया, और जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज़ थी, जो हमारे रिएक्टेंट थे या जो हमारे प्रोडक्ट थे, उनको हमने एक साइड पे कर दिया। अब ये जो कांस्टेंट्स की टर्म है के एफ और के आर, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स की, अलग-अलग है, सेपरेट है। इनको अगर हम सेम कर दें, इनकी जगह कोई एक और कांस्टेंट ऐड कर दिया के सी, जो कि दोनों को डिनोट कर रहा है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों उसमें आ रहे हैं, वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल होते हैं, क्योंकि हमने बताया इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने उसका एक कांस्टेंट अलग से इन दोनों को, फॉरवर्ड और रिवर्स को, रिप्लेस कर दिया। ओके, यही चीज़ अगर हमने वो जो फर्स्ट में रिएक्शन मैंने आपको बताया था NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का,
ये वाला नाइट्रोजन का और ऑक्साइड का, जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक जो है वो मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है। तो उसका जो अगर हम रिएक्शन करें तो वो भी बिल्कुल ऐसे होगा। जो फॉरवर्ड रिएक्शन में था उसमें क्या आ गए, रिएक्टेंट्स ऐड होंगे, और जो रिवर्स रिएक्शन था उसमें हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। और इसको अगर हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रखें और जो बाकी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उनको एक साइड पे कर दिया, और हमने कॉन्स्टेंट्स को भी बाद में किससे रिप्लेस कर दिया, उसके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया। और ये हमारे पास प्रोडक्ट था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में थे। अच्छा, ये जो हमारे पास ऊपर 2 है, ये जो छोटा सा 2 है, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? हमने जो रिएक्शन में देखा था कि ये 2 मोल्स बन रहे थे, ठीक है। हमारे पास नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो नाइट्रोजन को हम कंसीडर करेंगे कि इसका जो है वो 1 मोल इंक्लूड हुआ है, और ऑक्सीजन का भी 1 मोल इंक्लूड हुआ है। बट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ हमारे पास क्या है, 2 मोल्स बने हुए हैं। तो वही जो मोल्स हैं वो आपके पास किस में चले जाते हैं, एक कोफिशिएंट, ये रिएक्शन में इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डेरिवेट कर लिया, उसकी डेरिवेशन पूरी पढ़ ली हमने। हमारे पास क्या था कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली जो रिएक्शन रेट था फॉरवर्ड का या रिवर्स का दोनों का, वो क्या था, डायरेक्टली रिलेशन था उसके एक्टिव मैसेज के साथ। और हमने दोनों के एक्टिव मैसेज, दोनों के रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम स्टेट पे देखा कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, दोनों जब इक्वल होंगे तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से आएगा। कॉन्स्टेंट्स को अगर एक साइड पे रखते हैं और रिएक्टिंग स्पीशीज़ को एक साइड पे, तो कॉन्स्टेंट्स को हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू बचती है। कुछ ये हमारे पास वैल्यू आई है, जिसमें क्या डिनोट हो रहा है कि जो चीज़ नीचे होती है वो इन्वर्स रिलेशन होती है के सी के साथ, इन्वर्स रिलेशन है नीचे वाली सब्सटेंस का, और के सी का सी और डी यानी प्रोडक्ट के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। इक्वल होता है, ये रेट कांस्टेंट हो गया हमारे पास, और ये हो गई एक्टिव मैसेज। ए और बी हमारे पास एक्टिव मैसेज हैं, और एक्टिव मैसेज को हम किस में सिंबल में डिनोट करते हैं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर, कि 1 लीटर में कितने मोल्स जो हैं वो एक्टिव हैं, या एक्टिविटी भी कह सकते हैं एक सब्सटेंस की, रिएक्टिंग सब्सटेंस की क्या एक्टिविटी है। ये चीज़ आ गई हमारे पास ए और बी। और जो हमारे पास ये स्मॉलर में ए और बी हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं, और ये क्या थे, मोल्स, कितने मोल्स जो थे हमारे उस सब्सटेंस के बने या वो रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम इसको देखें, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। और ये जो एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट है, यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा है रिएक्टेंट हमारे पास, जैसे उसमें एक इक्वेशन में ये 2 थे, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था, 2 रिएक्टेंट हैं, तो दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, और वो हमारे पास फिर रिलेशन में आएगा, प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशन में होगा विद रेट। ओके, ईच रेज टू पावर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपेयरिंग इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि हमारे पास एक पावर रेज होगी। ये जो ए और बी हैं ये पावर्स में लिखे हुए हैं, हमने पावर्स में क्यों लिखे हैं, ये स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स को हमने पावर में क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे पास मोल्स थे जो रिएक्ट हुए थे, कितने मोल्स अमाउंट में डले हैं या बने हैं, प्रोडक्ट में हैं या रिएक्टेंट में हैं, वो ऊपर इस तरह से आएंगे। अच्छा, आगे है ये डेरिवेशन नेक्स्ट ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। अगर हम कोई जनरल रिएक्शन लें इक्विलिब्रियम में, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम देखेंगे। जनरल रिएक्शन हमने लिया जिसमें हमने ए स्मॉलर जो इनके कोफिशिएंट्स थे जो इनके, वो उनको हमने साथ लिया है, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं कि कितने मोल्स ऐड है। जैसे कि हमारे पास लगा लें, लेट्स सपोज इधर नाइट्रोजन था तो उसका 1 मोल ऐड हो रहा था N2 का, इधर O2 था, O2 ऑक्सीजन जो रिएक्ट किया था उसका भी 1 मोल था, और प्रोडक्ट में इधर 2 सब्सटेंसेस बन रहे हैं C एंड D, पर लाजमी नहीं है कि 2 सब्सटेंसेस बने, समटाइम्स एक भी बन सकता है। तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना था जिसके कितने मोल्स थे, 2 थे। तो ये जो हमारे पास स्मॉलर लेटर्स में जो कोफिशिएंट्स हैं ये किसको डिनोट करें, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग। ओके, तो इनको हमने पावर में लिखना होता है। अब इसमें भी बिल्कुल एज इट इज़ वही डेरिवेशन है जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की है।
डेरिवेशन में सिर्फ चेंज इतना आएगा कि हमने जो पावर्स हैं वो साथ में ऐड करनी है। नंबर ऑफ़ मोल्स अगर साथ मेंशन होंगे तो हम पावर जो है वो साथ मेंशन करेंगे। ये जो ए है हमने, क्योंकि रिएक्शन जो है वो हमने इस तरह का लिया है कि जिसमें हमने कोफिशिएंट्स को भी साथ में लिखा है, तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें कोफिशिएंट जो है वो पावर में चले जाएंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। बाकी वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल एक्टिव मैसेज के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेज टू द पावर विद स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन का भी बिल्कुल ऐसे है कि वो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके प्रोडक्ट्स के, एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या आता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हमने दोनों को इक्वल लिख लिया। और फिर बाद में क्या करेंगे, हम के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये जो रिवर्स रिएक्शन का कॉन्स्टेंट है और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का कॉन्स्टेंट को वन साइड पे रखेंगे और बाकी सारी रिएक्टिव स्पीशीज़ को दूसरी साइड पे करेंगे, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास पावर्स हैं इनको हमने जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने पावर्स में रखना है। फिर ये जो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का था इसको हमने रिप्लेस कर दिया था किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन टोटल बना है, ठीक है। और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड पे मैं आपसे ये जब चैप्टर कवर हो जाएगा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखूँगी जिसमें तमाम उन क्वेश्चंस को कवर करूँगी जो आपने पूछे होंगे। थैंक यू।